नमस्कार। आज का ऑनलाइन चर्चा में आप लोगों का सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की जीवन संग्राम के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। ये ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO की तरफ से हम लोग सारे देश में शहीद आजम भगत सिंह की जीवन संग्राम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल चर्चा या पारंपरिक चर्चा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि परंपरा हो गया है चर्चा करना, ऐसा नहीं है। उनकी जीवन संग्राम से शिक्षा लेके आज के समय में अपना कर्तव्य निर्धारण करने के लिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास आज की चर्चा के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर देवेंद्र सफी साहब। सफी साहब एक शायर हैं। सफी साहब टीचर तो है ही, इसके साथ साथ आलोचक हैं। उनके बारे में पंजाब में तो नहीं, सारे देश में लोग जानते हैं उनके बारे में। आज वो हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर नायब सिंह मंदर साहब। वो प्रिंसिपल हैं। उसके साथ साथ लोकचेतना मंच हरियाणा का वो चेयरमैन हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यों में वो अपना योगदान दिए हैं। वो हमारे साथ हैं। शहीद आजम भगत सिंह की जीवन संग्राम पर, उनकी विचारधारा पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं गुरजीत जी। गुरजीत जी शहीद आजम भगत सिंह की भांजी हैं। आप लोग जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह बोलते थे कि जो उनकी धारा में उनकी आदर्श को लेके आगे चले गए वो ही उनके रिलेटिव होंगे। जो गुरजीत जी सिर्फ उनके भांजी नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। वो जो किसान आंदोलन चल रहा है सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर पे, खेड़ा बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है अपनी मांगों को लेके, उसमें अपनी योगदान दिए हैं। हमारे साथ सिंगू बॉर्डर में ही मुलाकात हुआ था। वो हमारे साथ हैं शहीद आजम भगत सिंह की जीवन संग्राम पे चर्चा करने के लिए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहले मैं डॉक्टर नायब सिंह मंदिर साहब से जानना चाहूँगा कि शहीद आजम भगत सिंह की जीवन संग्राम पे वो क्या सोचते हैं, वो उनकी राय क्या है, क्या सीख लेना चाहिए उनसे। जी, परम आदरणीय मानजोग गुरजीत कौर डॉक्टर जी, प्रमुख समाज सेवी, और सबसे बड़ी बात हमारे आदर्श शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के रिश्ते में भांजी का रुतबा अख्तियार करने वाले और उनके पद चिन्हों पर चलना, उनका आदर्श अपने मन में बसाकर आगे चलना, वो हमारे बीच में है। हम धन्य हैं कि हम आज उनके सामने बैठे हैं। और मान्यवर प्रसिद्ध शायर, विद्वान, आलोचक डॉक्टर देवेंद्र सैफी जी, AIDSO के कोऑर्डिनेटर मान्यवर स्वासी जी, सहराज जी, आज हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की विचारधारा पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह चर्चा आज शुरू नहीं हुई, क्योंकि विचार जब शुरू होता है तब हमारा समाज अग्रणी बनता है। अच्छे समाज की सृजना के लिए विचार विशेष होता है। और जब हम विचारों पर बात करते हैं तो अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेवारी फिक्स हो जाती है। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दी बसंती चोला, ये शब्द सिर्फ एक गीत के रूप में नहीं है, ये भी अपने आप में एक वो विचार है जो जूझने के लिए, जो समर्पण होने के लिए प्रेरित करते हैं। हम जब
शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, तब हमारे लोग उनके विचारों से जो अवगत हैं वो उसी के अनुरूप चलते हैं। लेकिन जो विचारों से नहीं, सिर्फ अपनी दाल रोटी कायम करने के लिए या उनका नाम लेकर आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी स्थिति में उनका नाम लेते हैं, तब हम कहते हैं, पंजाबी में है, पग तेरी वांग किताबां पढ़ के सोच नू कर लै तिखी। भगत सिंह कोई फैशन नहीं है, ना पगड़ी ना टोप। भगत सिंह सी मित्रा इनकलाब दी सोच। भगत सिंह सी मित्रा इनकलाब दी सोच। सचमुच जब हम इनकलाब की सोच के ऊपर पहरा देने की बात करते हैं, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने आज से 114 साल पहले, क्योंकि आज हम 114वां जन्म दिवस उनका मना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उनकी विचारधारा को समर्पित लोग ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसके अंदर आप भी शामिल हो। 28 सितंबर 1907 को जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्म पिता सरदार किशन सिंह, माता सरदारनी विद्यावती कौर के परिवार में उनकी पहली किलकारी आई, वो किलकारी भी अपने आप में एक विचार था, चेतना रूपी विचार। जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, जब हम समर्पण की बात करते हैं, तो पूरे का पूरा परिवार बहादुर के रूप में, वीर के रूप में, साहसी के रूप में, लीडर के रूप में, चेतना के रूप में हमारे समक्ष होता है। और जब हम लीडर की बात करते हैं, देश और दुनिया के अंदर लीडर बहुत हैं, लेकिन चेतना रूपी लीडर नहीं है जो समाज को समर्पित हो। और शहीद आजम सरदार भगत सिंह का पूरा परिवार देश सेवा को समर्पित था। पिताजी सरदार किशन सिंह जी और उनके भाई सरदार अजीत सिंह जी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, जब ये नारा हम अपने कानों में गूंजा हुआ देखते हैं, तो आज हम टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर और दिल्ली की जो सरहदें हैं वहां पर गूंजता हुआ निहार रहे हैं। मैंने देखा है 1974 के अंदर कहा करते थे भी ये तो कामरेड हैं। जब स्टेज के ऊपर नाटक हो रहा था और उस नाटक के अंदर मैंने छोटी उम्र में वहां देखा है, और वो आगाह कर रहे थे कि ये जो लोग आपसे वोट मांग रहे हैं और वोट के बाद आपका शोषण कर रहे हैं। 1975 का जो आपने सुना है, देखा है, समझा है, जो इमरजेंसी का दौर था, उन चीजों के ऊपर उन्होंने किंतु परंतु किया। उस समय में अंग्रेज सरकार के मौके पर उस परिवार ने किया। और जब हम देखते हैं अप्रैल का महीना और 8 अप्रैल और उसके बाद 8 अप्रैल 1983 को, और मान्यवर सरदारनी प्रकाश कौर जब संसद के अंदर पर्चे फेंक रही है हमारे लोगों की मान्यता के लिए, तब याद आ जाता है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी द्वारा असेंबली के अंदर बम फेंकना। वो बम फेंकने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने किसी को दिल से आघात करना था, नहीं। और जो सुनना नहीं चाहते थे, ताकत के नशे में जो हैं, उनको जगाने के लिए उन्होंने वो बम फेंका। उसी प्रकार एक संकेतक प्रगटावा सरदारनी प्रकाश कौर ने 8 अप्रैल 1983 के अंदर संसद के अंदर, जब देश आजाद था, जब हम कहते हैं आजाद फिजा में हम श्वास ले रहे हैं और कह रहे थे कि 1947 को देश आजाद हो गया, हम आजाद फिजा में श्वास ले रहे हैं, लेकिन आज हम और किसान मजदूर हमारे देश का नहीं, पूरे दुनिया के लोग सड़कों पर हैं। क्यों हैं? वो उस विचार की बदौलत हैं, जो विचारधारा शहीद आजम सरदार भगत सिंह की और उनके दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जी की थी।
पुस्तैनी गांव, खटकड़ कलां, फैसलाबाद और फैसलाबाद के साथ बंगा, लायलपुर, ये सारे गांव और वो मिट्टी हमें याद आ जाती है। वो मिट्टी याद आ जाती है जब 12 साल की उम्र के अंदर शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके जलियांवाले बाग की उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा था। ये संघर्ष एक दिन में नहीं, ये विचारों का संघर्ष है। विचार जब उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ हमारा जीवन चलता है, और चाहे बात आर्थिक ढांचे की नहीं है, आर्थिक सिस्टम की नहीं है, सामाजिक चेतना की है। और सामाजिक चेतना कैसे बोलती है? देखो, भगत सिंह साडा भगत नहीं सी, पंजाबी दे विच बोलदा मैं जी, भगत सिंह साडा भगत नहीं सी, तर्क सी ओदे कोले, कलम बंदूकां वांग चलाई, लोटूआं दे पंज खोले, नाल मौत दे मश्करी कीती, रत्ती भरन ना डोले, सभा विच बंब सुट के बोलियां दे कन खोले। सत्य में जो सुनना नहीं चाहते थे, बम फेंकना उनका एक निशाना था, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए और चेतना को जगाने के लिए और उस सरकार को चेताने के लिए। उन्होंने एक और हम भगत सिंह सानू अज भी मिल जू लाइब्रेरी या धरने, हम धरने देख रहे हैं दिल्ली के अंदर और हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। भगत सिंह सानू अज भी मिल जू लाइब्रेरी या धरने, पीड़त धिर दे नाल खड़ोंदा, हक्कां लई जांदा लड़ने, क्रांतिकारी नज़मां गाउंदा ते लोकां नू लाउंदा पढ़ने, भगत सिंह तां अज भी मित्रा जुल्मां दे नाल खैंदा, डांगा पुलिस दियां मौरां उत्ते सहंदा, डांगा पुलिस दियां मौरां उत्ते सहंदा। वही संघर्ष आज भी हम देख रहे हैं, और उसी संघर्ष के अनुरूप जब हम बात करते हैं, नौजवान पीढ़ी, कई बार मैंने देखा है 2016 की बात है, कलकत्ता के अंदर स्काउट की जमहूरी थी, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़ी संख्या में बच्चे कलकत्ता गए। राजा हाल्ट बड़ा विशाल मैदान था, वहां पर शहीद आजम के जन्म मनाने के ऊपर एक सेशन रखा गया, और उस दिन पूरा हिंदुस्तान, सभी बच्चे वो पगड़ी पहन के आए भगत सिंह जी की, और वहां पर स्टेज के ऊपर किसी ने गजल पेश की और चेताया लोगों को कि सिर्फ पगड़ी तक सीमित नहीं था, एक विचार होता है, उसके ऊपर पहरा दो। जब हम विचारों की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है मैं एक मानव हूं, और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। ये विचार था, वो विचार जो भगत सिंह जी ने अपनी कॉपी के ऊपर उकेरा, लिखा, समझा, लोगों को समझाने के लिए चेतना रूपी ज्वाला लोगों के हृदय के अंदर अपने साथी क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर देश और दुनिया में सामने रखी। मेरा एक ही धर्म है, देश की सेवा करना, ये विचार थे उनके। और आज की नौजवान पीढ़ी को विचारों से अवगत करवाना हमारी ड्यूटी बनती है, जो टीचर है, चाहे वो सैफी साहब हो, चाहे मैं हूं, या कोई और अध्यापक साथी हैं। जब तक हम उनकी चेतना को, उनकी जो विचार हैं भी हमारे लिए कैसे हैं, हमने कैसे जूझना है। एक बात और इसमें, शहीद आजम भगत सिंह का जब जन्म हुआ, 12 साल की उम्र हुई, 12 साल के बाद उन्होंने 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन में भाग लेने की बात, और फिर उसको वापस लेने के बाद कैसे मन के अंदर उनके एक ऐसी बात आती है भी इसको बीच में वापस क्यों ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को जब चोरी चोरा की घटना घटित होती है गोरखपुर के अंदर, और फिर उस मौके पे 4 को फांसी देना और 16 को उम्र कैद, ये चीजें सारी उनके माइंड के अंदर, उनके जहन के अंदर, उनके साथियों के जहन के अंदर उतरी, और वो संघर्ष को और तीखा करते हैं। फिर ककोरी कांड,
9 अगस्त 1925 तो हमें सभी को पता है। 1925 के बाद फिर उनके मन के अंदर एक चेतना आई, क्यों ना हम एक पार्टी का गठन करें जिसके अंदर वो चेतना वाले लोग ही हों, और हमारा जो मिशन है उसको पूरा करना है। सिर्फ देश आजाद करवाना मिशन नहीं था, देश आजाद करवाने के साथ साथ लोगों को वो सुख सुविधाएं मिलें, वो चेतन लोग पैदा हों, वो चेतन लोग आगे आए जो एक अच्छे समाज की सृजना के लिए अपने आप को समर्पित करते रहें। लेकिन ये नहीं थे कि गोरे अंग्रेज जाएं और काले अंग्रेज आकर कब्जा कर लें। और आप सभी जब ऐसे समागम आयोजित करते हैं तब देखा होगा आपने कि हमारे माइंड के अंदर, जब हमारे जहन के अंदर उनके विचार, शहीद आजम भगत सिंह जी के विचार गूंजने शुरू हो जाते हैं। जब हम कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जब सरफरोशी की तमन्ना अपने मन के अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं, देखना है जो बाजुए कातिल में है, जोर आजमाइश की बात आती है। जोर आजमाइश किसके साथ? कमजोर के साथ, तकड़े के साथ, या उस हाकिम के साथ जो जुल्म की इंतहा करता है। और उसको रोकने के लिए फिर जवान अपनी विचारधारा के साथ पैदा होते हैं। ना भगत सिंह दे मुच्छां कुंडियां, इथे एक गल कहनी मेरी बनती है, ना भगत सिंह दे मुच्छां कुंडियां, ना ही वट चढ़ाए, ना ट्रैक्टर ते बूफर लाया, ना पटाके बोल्ट दे पाए, ना भगत सिंह ने फुकरी मारी, ना चकवें गाने गाए, क्रांतिकारी दुनिया दा कल्ला कल्ला पढ़िया, जंग विचारां दे नाल लड़िया, जंग विचारां दे नाल लड़िया। हम इन बातों को अपने माइंड में जगाकर जब हम नौजवान पीढ़ी को आगे लेकर आएंगे तो अच्छे समाज की सृजना की कुछ रखते हैं अपने मन के अंदर भी। एक दिन जरूर दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा एक एक व्यक्ति अपने लिए जिएगा और लोगों की मदद करने के लिए आगे आएगा। एक गल होर इत्थे कुलदीप सिरसा जी दी गल्लां ये मैं तुहाडे नाल सांझी करके अपनी बात को विराम दूंगा। ना तां गोरे खंगे सी, ना सूली उत्ते टंगे सी, वस्तीवाद दी सी लुट कराउंदा, किरतियां ने हक मंगे सी, ना भगत सिंह कातल सी, ना कतल होना चाहुंदा सी, ओ तां वर्ग कमेरे दा राज लियाउणा चाहुंदा सी, सोचां विच दम रखदा सी, कलमां विच उसदे स्याही सी, भगत सिंह तां मित्रा इनकलाब दा राही सी, भगत सिंह तां मित्रा इनकलाब दा राही सी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बढ़िया सर। भगत सिंह जी की, शहीद आजम भगत सिंह की सपना तो जरूर पूरा होगा। आज के नौजवान हम लोग कोशिश करेंगे सबको उनके रास्ते में लाने की, और उनका जो सपना था उस सपना को साकार करने के लिए मुहिम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हम शुक्रिया। गुरजीत जी से जानना चाहेंगे भगत सिंह का जो सपना था उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। धन्यवाद। शहीद भगत सिंह का सपना, अगर हम कहें कि उनका सपना था कि देश को आजाद कराना, वो बहुत छोटी बात। उनका सपना बहुत बड़ा था। वो मानवता को बचाना चाहते थे। उनका सपना था कि सभी लोग बराबर हों, कोई गरीब कोई अमीर ना हो, सभी अपने जीवन सुखी व्यतीत करें, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई धर्म की लड़ाई ना हो। तो उनका सपना सारे दुनिया के लिए था, अकेले भारत के लिए नहीं था। वो उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि वो सारी दुनिया में बराबरी चाहते थे। तो उस सपने को पूरा करने के लिए जो बचपन से ही उन्होंने सीखा, जो घर से मिला, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि घर के हालात जो थे, दादाजी पूरे देश सेवा में लगे हुए थे,
लोगों की भलाई करते थे। उस टाइम में उन्होंने जात पात को छोड़ा था, छुआछूत को बंद किया था, अपने घर में सभी को साथ में बिठाना, खाना खिलाना। तो ये बड़ी बात थी उस टाइम में, छुआछूत मिटाना। और बाद में जब उन्होंने अपने फादर को जब भी आंखें खोली देखा तो एक पाँव उनका जेल में था और एक लोगों के बीच में। तो फिर उन्होंने अपने चाचा जी अजीत सिंह को देखा नहीं, उन्होंने सुना ही उनके बारे में। जब वो 1907 में इनका जन्म हुआ तो तभी वो जिला वतन हो गए थे, उनको बाहर छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि उनको उन्होंने जो काम किया था सरदार अजीत सिंह ने, वो जो 1857 की क्रांति थी उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने सारी फौज से बात करनी शुरू कर दी थी, राजा महाराजाओं से बात शुरू कर दी थी, तभी ये आंदोलन शुरू हो गया, पगड़ी संभाल जटा। और इतना उनका रुतबा बड़ा हो गया था कि सरकार को उनसे बगावत का खतरा होने लगा था, तो उनको गोली का ऑर्डर दिया था। तो चाचा जी अजीत सिंह जिला वतन बाहर निकल गए। तो वो शहीद भगत सिंह का बचपन था अपनी चाची जी के पास में ज्यादा गुजरा, तो चाची जी के पास बच्चा नहीं था कोई भी। तो वो उनको देखते थे कि कैसे तकलीफ में है, शादी के बाद कोई बच्चा नहीं है, छोड़ के चले गए हैं, क्यों चले गए हैं। अपने चाची जी से पूछते देश आजाद होगा तो चाची बताते तब आएंगे। तो ऐसे हालात में जो जिस बच्चे का ब्रॉटअप हुआ तो उसने सभी कुछ घर से सीखा, लेकिन जो कुदरती तौर पर उनको मिला वो किसी और को नहीं मिला। कुदरती तौर पर उनकी चेतना थी, जो उनका समर्पण था अपने लोगों के लिए, वो उनमें बहुत छोटी आयु में आ गया। तो उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए सोचा, लेकिन उनको पता था कि देश आजाद होगा, अंग्रेज जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं चेंज होगा। तो शहीद भगत सिंह को पेश किया जाता है, वो एक बंदूक वाला भगत सिंह, एक पिस्तौल वाला भगत सिंह। लोगों में एक तस्वीर आ गई। हमारी सरकारों ने भी कभी उनका सही पक्ष आगे रखने की कोशिश नहीं की, उसको छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब अब देखते जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, उनका विचार वाला पक्ष जो है सामने आ रहा है। लोग अब जानने लगे हैं कि भगत सिंह तो बहुत विचारक, बड़े विचारक थे, और उन्होंने कभी इसका समर्थन नहीं किया कि लड़ाई तो थी, बम चलने चाहिए, लेकिन ये तो आखिरी हथियार है आपका जो बम। तो उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा कि जो क्रांति है, क्रांति को अगर लाना चाहते हो तो क्रांति का जो हथियार है उसको विचारों से तेज करना चाहिए। तो विचारों से तेज किए हुए लोग, जो जितने लोगों में विचार जाएगा। और आज भी जो हम लोगों में कमी है, हम लोग पीछे हैं, तो अपनी बात सरकार से मना नहीं सकते, तो यही है कि जागृति की कमी है। उन्होंने कहा था कि क्रांति लाने के लिए आखिरी बंदा, झोपड़ी तक के बंदे को तक बात पहुंचनी चाहिए, विचार, उसके विचार बनने चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेरे को क्या चाहिए, मैं इसके लिए लड़ूंगा। तो मेरा यही है कि अब शहीद भगत सिंह का सही रूप आगे आने लगा है। जैसे जैसे लोगों को उनका पता चलता है कि शहीद भगत सिंह तो बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने 600-700 किताबें पढ़ी थी, और आखिरी टाइम तक जेल की कोठरी में, फांसी वाली कोठरी में आखिरी दिन तक वो किताब पढ़ रहे थे। और उन्होंने जो पढ़ा, आखिरी लोग सोचते होंगे भी आखिरी जब पता है कि फांसी मिल जाने तो पढ़ने से क्या फायदा, वो किसी से मिल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने तो सब कुछ सोचा था कि इसके बाद, मेरे बाद जो लोग मेरे को जानेंगे तो मेरे विचार को वो ग्रहण करेंगे, तो उससे आगे की जो क्रांति है वो चलेगी। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ से उन्होंने
लेने की वो किताब पढ़ते हुए होल्ड किया था, वहीं से आज का नौजवान शुरू हो गया। वो कहते वहां से आगे जो है नौजवान उठेंगे, वो उस क्रांति को आगे लेके जाएंगे। और आज के क्रांति के लिए उन्होंने क्या कहा था? और यही कहा था कि अपने हक के लिए खड़े हो, अपनी आजादी के लिए खड़े हो, अपने स्वाभिमान से जीना सीखो। जो हमारे लोग, जो उनके गुरु थे, करतार सिंह सराभा, जिनको शहीद भगत सिंह अपने गुरु मानते थे, वो उन्होंने भी बाहर जाके अमेरिका में, कनाडा में देखा कि भारतीय कहीं भी सम्मान से नहीं जी रहे, ये लोग उनकी हर जगह बेइज्जती करते हैं, तो क्यों हमारा देश आजाद होना चाहिए और हमें सम्मान से जीने का हक होना चाहिए। तो उसी बात को लेके उन्होंने लोगों में अपनी विचारधारा छोड़ी। और बहुत भ्रांतियां लोगों ने, कई इतिहासकारों ने भी कहीं पर उनके धर्म के बारे में, कहीं उनकी विचारधारा के बारे में बहुत कुछ गलत कहा। धर्म के बारे में कई लोग कहते हैं कि वो धार्मिक थे, लेकिन वो धार्मिक, उन्होंने धर्म को कहीं स्थान नहीं दिया अपने विचारों में। ठीक है, कोई मानता है तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको कभी भी समाज में नहीं लेके आना चाहिए। उन्होंने अपने विचारों से सब कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपना जो लिखा है, मैं नास्तिक क्यों, उससे उनके धार्मिक विचारों के बारे में सभी कुछ पता चल जाता है। तो मेरी आज यही नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके विचारों को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ के अपने देश को सुधारने की कोशिश करें, अपने हक मांगे। शहीद भगत सिंह ने जो अपना रिश्ता बताया था, मैं आप कहें कि मैं उनकी भांजी हूँ, मेरा उनसे खून का रिश्ता है, लेकिन उन्होंने सब रिश्ते तोड़ दिए थे। वो जब जेल में थे, उनके दादाजी एक बार मिलने गए तो दुखी थे कि जवान बच्चा जा रहा है, फांसी हो गया। तो उन्होंने कहा, तू भगत सिंह, तूने कभी नहीं सोचा कि हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है, हम लोग कितने दुखी होंगे। तो उन्होंने तब कहा था कि दादाजी, मेरा रिश्ता सिर्फ या तो जो शहीद हुए हैं देश के लिए, मेरा रिश्ता उनसे है, और दूसरा रिश्ता मेरा उन लोगों से होगा, आने वाली जनरेशन से, जो मेरे असूलों को समझेंगे और उस पर चलेंगे, अब देश की, कौम की सेवा करेंगे। तो उस नाते सारे नौजवानों का रिश्ता, जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, जो उनको मानते हैं, उनसे है। तो उनके बाद जो फर्ज बनते हैं वो भी अपने समाज के प्रति पूरे करने चाहिए। तो उनका जीवन जो है हमारे लिए एक रास्ता छोड़ के गया है, दुनिया के लिए रास्ता बता के गया कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। तो उनके विचारों को समझना ही सबसे बड़ी जरूरी बात है। मैं यही कहना चाहूंगी। अगर मैं एक ही बात कहूंगी, हवा में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुश्त खाक है पानी रहे ना रहे। तो जिंदगी में जो उनके ख्याल थे वो आज भी लोगों में है। ठीक है जी। अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। देश के कोने कोने में शहीद आजम भगत सिंह की सोच को पहुंचाने की ज़रूरत है। उसके लिए हर किसी को भी काम करना चाहिए और शहीद आजम भगत सिंह की सोच को लेके आज की समाज में अपना भूमिका अदा करना चाहिए। अभी हम साफी साहब से जानना चाहेंगे, शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा क्या थी, कौन से सोच को लेके वो चल रहे थे, उनकी विचारधारा के ऊपर साफी साहब बोलें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ साफी साहब को अपनी बात रखें।
जी मानयोग मैडम गुरजीत जी, जिन्हों ने बहुत ही नज़दीक तो शहीद आजम भगत सिंह जी की विचारधारा उन्होंने होंद में एहसासिया। सिजदा है उन्होंने कि उन्होंने नाल परिवारक सांझ है, चाहे परिवार वड्डा है लेकिन किसी ना किसी रूप दे विच तां वो सांझ बन रही है और इन्हें तत्थ वांगू सानू स्वीकारना पवेगा ही। बहुत खूबसूरत गल्लां कीतियां इन्हां ने और बड़ी दिली भावना नाल गल्लां कीतियां, कोई शास्त्री गल्लां नहीं कीतियां। तो शुक्रिया जी, इस तरह ही सीधे रूप में संबोधन होना चाहिए नौजवान पीढ़ी नूं। AIDSO दे प्रबंधक परम मित्र पैरीराज जी, वड्डा काम कर रहे हो तुसीं। उस मिसाल नूं होर किवें प्रज्वलित करना है, इहदे प्रति चिंतित हो और अंदरों धुर अंदरों चिंतित हो। बहुत सारा शुक्रिया। इस प्रोग्राम के आरंभ दे विच डॉक्टर नायब सिंह मंडेर जिन्हां ने साडा पहला सदा ही स्वीकार कर लिया, उन्होंने असीं नमस्कारां करते हुए वड्डे वीर ने, हक है असीं कह सकते हैं। मैं जब पैरीराज होरां नूं कहा कि डॉक्टर साहब नूं हुक्म जरा रिक्वेस्ट करो तो वो जरूर मन लैणगे, वो कहंदे जी ठीक है, उदों ही फोन आ गया, कहंदे जी वो मन गए ने। सो बहुत सारा शुकराना जी। नवें रंग दे विच भगत सिंह दा जो वर्तमान नौजवान की मानसिकता है, यथार्थ है, जो भरम ने और उन्हां दे समानांतर सच की है, उन्होंने लैके डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मंडेर होरां ने नाल नाल विचार रखे और नाल नाल कवितावां भी बड़ी कमाल दी उन्होंने चोण की और वो साडे सामने पेश कीतियां। इस चर्चा का आरंभ जो मैनू ते राज होरां ने हुक्म किया है, वो बारे मैं थोड़ी जी गल कुछ चिन्हगा छूहांगे आप बस 5-7 मिनट दे विच। और जे कोई दोस्त सवाल करना चाहोगे आप वो वास्ते भी समा चाहांगे कि जरूर रखा जाए। मैं अपनी एक निक्की जी नज़म राही गल शुरू करांगा। नज़म का नाम से जी शहीद दा बुत। जिंदगी भर उस विच खूब हरकत रही, जिंदगी भर उस विच खूब हरकत रही ते मौत विच शहीदां वाली बरकत रही। असीं उहदा पत्थर दा बुत बना, उस बुत दे गल फुल्लां दे हार पा, बड़े खुश हो रहे हाँ उहदी हरकत बरकत नूं पत्थर बना के। मैनूं इंज लगदा है कि जदों इन्हां शहीदां दा जन्म दिन मनाया जाता है, शहीदी दिन मनाया जाता है, ते वो लोग किधरे बुत बनाउण दा अनाउंसमेंट कर जाते हैं और फिर उही लोग हार पा जाते हैं। मैं कल ही एक देख रहा सीगा कि एक नेता नूं साडे नूं ये भी नहीं पता सीगा कि शहीदी दिन उन्हां दा कि जन्मदिन है। उन्होंने कोई टोक रहा है, वह पीए टोक रहा शायद भी उन्होंने शहीदी दिन नहीं गा। सो उही जिन्हां लोकां खातर लड़े, जिन्हां लोकां खातर जीवे, जिन्हां खातर उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने पासे किया जाता है, उन्होंने उस रस्ते च भी नहीं खड़ा होने दिता जाता है और पहला बुत बनाया जाता है लोगों के पैसों के विचों। लेकिन वो बुत के उत्ते कब्जा किहदा हैगा? वो हार पाउण वालियां दा, उन्हां लोकां दा। और मैं बेबाकी नाल ये गल कह सकदा और ये सच है, गल तत्थ है कि ये उही लोग ने जिन्हां ने भगत सिंह होरां नूं जां उन्हां वर्गे होर शहीदां नूं फांसी के तख्ते ते पहुंचाया। रूप बदलते ने लेकिन चेतना, विचारधारा, अच्छाई ते बुराई नाल नाल चलदियां ने। जिथे अच्छाई चलती है, जिथे लोगों की गल हो रही है, किरती गल हो रही है, किरती की आज़ादी की गल हो रही है, तो उत्थे नाल नाल सरमाएदारी, दबदबा, किवें शोषण करना किरत दा, वो भी नाल नाल रहा। और वो चाहे
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ 20ਵੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ 21ਵੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵੰਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਗ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ, ਰੌਸ਼ਨਾਈ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੜਤਾ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਨਵੀਂ ਆ। ਬੁਰਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੇ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਭੁਗਤ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2-3 ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ
शब्द असीं इन्ना विगाड़ता है, जरा भी कोई गल करे सत्ता के खिलाफ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਸੱਤਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਪੀੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਐਡਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਰੀਂਗਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਉਹ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੇ ਜਿਉਵੇਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਬ ਦਾਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਤਿਕਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰਕ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਧਰਮ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਸਤਕ ਆਸਤਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਵਤਾ ਸੌਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤੀ ਸੌਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੁਲਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਬਣ ਬਹਿ ਗਏ,
ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਧਰਤ ਦੇ ਸਭ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਗਏ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡੇ। ਗੋਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕਾਲੇ, ਗੋਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਵੱਲ ਵੋਟ ਦੇ ਪਾਲੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲਕਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਪਾਟੇ ਝੱਗੇ। ਉਹ 5 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ, ਮਾਰ ਖੰਗੂਰੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਕਿੱਕਲੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਖੋਪੇ ਚਾੜਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਲੈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਤੇ ਜਾਲਾ ਬੁਣ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੱਕੜੀ। ਸਿਰ ਸੜਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਨ ਆਏ ਤੱਤੇ, ਤਨ ਕੱਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚਰਖੇ ਕੱਤੇ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਬੋਝੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਡੀ, ਮਿਹਨਤ ਬੋਝੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਸੰਗਲੀ ਬੱਧੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲੇ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਦਬ ਗਈ ਧੂਏ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੜ ਪਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੜ ਪਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਧਾਈ। ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਟ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਬੇਹੇ ਨਾਰੇ। ਆਇਆ ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਪਨ ਸਾਜ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਪਾਖੀ ਰੇਤਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਪਾਖੀ ਰੇਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਨ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਸ। ਉਹ ਨਾ ਕੈਥੇਰਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੈਥੇਰਾਈਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥੇਰਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਝਕਝੋਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद साफी साहब, आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखे। आप लोग जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह बोलते थे कि वास्तविक जो सेनाएं होती हैं वो गांव और कारखानों में रहते हैं, किसान और मजदूर। लेकिन हमारे बुर्जुआ नेताओं ने उन्हें साथ लेने का हिम्मत नहीं किया, ना वो ऐसे हिम्मत कर सकते हैं। ये सोए हुए से यदि एक बार गहरी नींद से जाग गए तो वे हमारे नेताओं की लक्ष्य पूर्ति के बाद ही रुकने वाला नहीं। तो इसीलिए आज भी शहीद आजम भगत सिंह की सोच को सामने लाने के लिए सरकार और बुर्जुआ पार्टियां ये आज भी डरते रहते हैं कि अगर कोई शहीद आजम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की सोच को लेकर चल पड़ा
तो इनका जो स्वार्थ है ये इनका काम नहीं आएगा। इसीलिए हमारे संगठन AIDSO जिनके आदर्श पे बना है, मार्क्सवादी दार्शनिक सिद्धांत घोष, वो बोलते थे यदि हमें उन्नत चरित्र हासिल करना है, सर्वहरा क्रांति की झंडे को लेकर चलने के लिए काबिल बनना है, तो सबसे पहले हमें नवजागरण काल के मनीषियों और आजादी आंदोलन के दौर के क्रांतिकारियों और शहीदों के चारित्रिक गुण को हासिल करना पड़ेगा। उनके जीवन संग्राम से सीख लेनी होगी। फिर इस स्तर को पार करके और भी उन्नत सर्वहरा क्रांतिकारी चरित्र हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये शहीद आजम भगत सिंह की सोच को लेके पहले तो हम लोगों को उनके चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। हर युवा को, हर छात्र को, हर तबके के लोगों को इनकी जीवन संग्राम से शिक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद ही हम लोग आगे की क्रांति के रास्ता चुन पाएंगे। उस समय हम लोग बोलते हैं शहीद आजम भगत सिंह बोलते हैं। उस समय जितने लोग अपनी कुर्बानी दिए, देश के लिए अपनी जान निछावर किए, उनमें से शहीद आजम भगत सिंह श्रेष्ठ थे। उनकी सोच रिलीजन को लेके उनका सोच, क्रांति को लेके उनका सोच, नौजवानों के लिए उनका सोच, नौजवानों का फर्ज के लिए उनकी दिशा निर्देश, कम्युनल प्रॉब्लम को हल करने की उनकी सोच, ये सब अगर आम आदमी, आम छात्र और युवा इस सोच को ले पाएंगे तो आज की जमाने में उनकी जो प्रासंगिकता है उसको लेके हम लोग एक मुहिम खड़ा कर सकते हैं। शहीद आजम भगत सिंह बोलते थे, उस समय बोलते थे कि अंग्रेजों को हटाना हमारा सिर्फ मकसद नहीं है, हमारा मकसद यह होना चाहिए कि सबको अपना जो अधिकार है वो अधिकार मिले। छोटी छोटी चीजों के लिए किसी को तरसना ना पड़े। जो मौलिक आवश्यकताएं होती है उसके लिए किसी को तरसना ना पड़े। लेकिन आज आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गया, लेकिन ऐसे कोई भी तबका नहीं है, वो छात्र हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी तबका नहीं है जो शोषण से मुक्त है या उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है। इसीलिए आज शहीद आजम भगत सिंह की सोच की जरूरत है। हम लोगों को ही इस सोच को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। ये बात रखते हुए मैं एक रिक्वेस्ट रखूंगा, हमारे संगठन AIDSO के जो फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी हैं, SUCI के जनरल सेक्रेटरी हैं अभी श्री प्रभास घोष जी। प्रभास घोष एक बात रखे थे, अनोखी विश्लेषण रखे थे शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर। शहीद आजम भगत सिंह एक मार्क्सवादी मूल्यांकन, उसका लिंक हम लोग दे देंगे हमारे पेज में, फेसबुक पेज में दे देंगे। हम हर किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, जो व्यूअर हैं हमारे, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या आगे उसको देखेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये विश्लेषण, ये किताब हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में अवेलेबल है। उसको पढ़ने के लिए हम आपको सबको रिक्वेस्ट करेंगे। इसी के साथ हमारे जो आज स्पीकर्स थे, गुरजीत कौर जी, डॉक्टर नाइब सिंह मंदर जी, डॉक्टर देवेंद्र साफी जी, सबका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका धन्यवाद करते हुए आज का ये कार्यक्रम, आज का ये ऑनलाइन चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।